हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क फंडिंग केस जो अब तक कछुए की चाल चल रहा था, आज उसने एक अंगड़ाई ली है। और वो अंगड़ाई ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी की कायम करता है, जो स्क्रूटनी कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दी है, जिसमें ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने कम से कम 53 बैंक अकाउंट्स जो हैं अपने टोटल जिसमें से 65 हैं उसमें से 53 बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। और उनको जो फंडिंग मौसूल हुई है 2008 से 2013 के दौरान, उसमें 1 अरब 64 करोड़ की फंडिंग हुई, जिसमें से 31 करोड़ जो है वो छुपाए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि कनाडा और न्यूजीलैंड की जो फंडिंग है उस तक रसाई नहीं दी गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो अमूमी तौर पर जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स हैं वो भी क्वेश्चनेबल हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका कोई सिरा नहीं मिल पाया। साथ ही साथ ये भी लिस्ट लगाई गई है कि 41 कम से कम 41 ऐसे अफराद जो कि गैर मुल्की शहरी हैं और जिनकी पाकिस्तानी शहरियत नहीं है, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग की है। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ऑर्डर्स एक्ट है 2002 का, उसके तहत बैरून मुल्क फ़ंडिंग जो है वो नहीं हो सकती। और साथ ही साथ उस बारे में भी बात करेंगे कि आगे क्या होगा। मगर ये जो अब चीज़ सामने आई है, हुकूमत का ये कहना है कि जनाब ये उस शफाफियत का सबूत है कि हमने तमाम चीज़ें जो हैं इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड की। ये केस जो है अकबर एस बाबर, इमरान खान के देरीना साथी, जो कि बाद में उनसे नाराज़ हो गए, उन्होंने नवंबर 2014 में ये केस फाइल किया था। और उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की जो बैरून मुल्क फंडिंग है उसमें वसी पैमाने पर घपले हुए। आपको याद होगा एक केस भी हुआ था जिसके बारे में कहा गया था कि कुछ फंडिंग जो है स्टॉक्स में भी लगाई गई थी और उस बारे में बातें हुई। मगर ये केस जो है बहरहाल कछुए की चाल चलता हुआ इस नहज तक पहुंच गए। अब 8वां साल था। कछुए ने 96 समातें देखी हैं। हाँ, 96, बिल्कुल 96 समातें देखी। दरमियान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश की कि ये रिपोर्ट जो है या ये जो छानबीन है इसका अमल रुक जाए। उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उनसे कहा कि ये तहकीकात रोकी जाएँ, मगर तमाम अदालतों ने उनका जो इस्तदलाल है वो मुस्तरद किया। और बात आ गई इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जिन्होंने 3 साल कबल एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई 3 रुकनी, जिसने फाइंडिंग तो देनी थी तकरीबन 8 महीने में, मगर उसको भी 3 साल लग गए। अकबर एस बाबर जिनकी कंप्लेंट पर ये सारा कुछ छानबीन हुई है, उनका ये कहना है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। उन्होंने कहा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक स्क्रूटनी कमेटी को प्रोवाइड नहीं की गई। जो कुछ स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं वो बेस करती हैं स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के पे। स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड फराहम किया था 2018 जुलाई में इलेक्शन कमीशन को। और दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो पीरियड है जिसकी छानबीन हुई है वो 2008 से 2013 का पीरियड है। 2013 से लेके अब तक क्या फंडिंग हुई है उसका हमें नहीं पता, ना ही वो उसके मैंडेट में थी। तो हमारे साथ मौजूद हैं वो जाहिद गशकोरी साहब तो मौजूद है। मैं आपने ये जो तकरीर फरमाई ना, तकरीर दिल पजीर, फवाद चौधरी का एक फ़िक्रा इस पूरी तकरीर पे भारी है। उसने कहा जी कि बल्कि उन्होंने कहा, सॉरी जज्बाती हो गया, नहीं माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि कई जो रेमिटेंसेस हैं उनको 2 बार गिना गया, जिसकी वजह से ये शुबा पैदा हुआ कि जैसे कोई दाल में काला है। तो गिनती सबकी कमज़ोर थी, स्टेट बैंक से लेके स्क्रूटनी कमेटी तक। मेरे ख्याल है इस मुल्क में मैथ्स की तालीम पे तवज्जो देने की ज़रूरत है फवाद चौधरी की। या तो आंखों का इलाज, लेकिन इसी मुल्क में डबल शाह भी तो मौजूद है ना सर, तो डबलिंग तो होती है, लेकिन इसको मद्देनजर रखा जाए। फवाद चौधरी का डबल गिनती हो गई। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी जाहिद गशकोरी। इन्होंने इस केस को काफ़ी कवर भी किया और ख़ासी तहकीकाती रिपोर्ट्स भी माजी में फ़ाइल करते रहे हैं कि कहाँ कहाँ से फंडिंग आई, कहाँ कहाँ से नहीं आई। जाहिद गशकोरी, आज जो कुछ पब्लिक हुआ है उस बारे में आपने खासा कुछ लिखा भी है। के ख्याल में अब तक जो चीज़ सामने आई है, जैसे अकबर एस बाबर कह रहे हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है या इसमें और भी बहुत कुछ मौजूद है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मैंने इसको कम से कम 7 साल से देखा है और कम से कम
ये बिल्कुल ऐसा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हुकूमत पाकिस्तान खुद इसकी तहकीक करे अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए, मैंने जो अभी तक 232 पेजेस की रिपोर्ट पढ़ी है, ये बड़ी रिपोर्ट है जो कि 678 पेजेस से ज़्यादा है। और रिपोर्ट का जो अहम हिस्सा है वो स्क्रूटनी कमेटी ने कहा है कि उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लेना चाहिए। उसकी वजूहात तो कुछ और हो सकती हैं, लेकिन अगर हुकूमत अपनी और रियासत वसाइल इस्तेमाल करती है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन कम से कम 17 ममालिक तक फैलाई जा सकती है जहाँ से ये डोनेशन हासिल किए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मैंने 2017 में जो एक तहकीक की थी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ पाकिस्तानी सियासी जमातों की कुछ फॉर्म्स रजिस्टर्ड हैं जहां से इन्होंने अमेरिका से, सिर्फ मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, और ममालिक की तहकीकात या कुछ जो डेटा है या डिटेल्स हैं वो मेरी एक्सेस नहीं है, हो सकता है रियासत के इदारों की एक्सेस हो। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर फोकस रखें तो उस वक्त जो 3 फॉर्म्स रजिस्टर्ड थी जिनका डेटा मुझे हासिल हुआ था, तो कई अरब रुपए के डोनेशन इकट्ठे किए गए थे। 600 से जायद ऐसे लोग थे जिन्होंने डोनेट किया था, और साथ ही कुछ फॉर्म्स थे। जिस तरह आज मैं बताता हूँ आपको, 3 ऐसी फॉर्म्स हैं या 3 ऐसे पेजेस लगाए गए हैं। बेसिकली वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इन फॉर्म्स का और इंडिविजुअल्स का कुछ दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुक है, क्योंकि वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी ओरिजिन से ज़रूर हैं लेकिन होली सोली वो अमेरिकन शहरी हैं या दूसरे ममालिक से उनका ताल्लुक है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है वो उसकी तारीफ के अंडर फॉल करता है, बज़ाहिर ऐसा लगता है। और साथ ही जो फॉर्म रजिस्टर्ड थी, ये एक पिंडोरा बॉक्स इसलिए खुलेगा क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जो डेटा और डॉक्यूमेंट आज लगाए गए हैं जो मैंने भी हासिल किए थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, उससे ये लगता है कि MKM एक सियासी जमात है, उसकी भी पार्टीज वहाँ पर फॉर्म रजिस्टर्ड थी जो वहाँ से डोनेशन रेज करते थे। और इसके अलावा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल मुशर्रफ की पॉलिटिकल पार्टी है, उसके $2,70,000 से ज़्यादा डोनेशन का रिकॉर्ड मैंने हासिल किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी एक फॉर्म रजिस्टर करवाई थी वहाँ पर। और सबसे अहम बात यह है कि ये वो सिर्फ मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ अगर सियासी जमातें कोई फॉर्म्स इस तरह की बना चुकी हैं या जो इन्होंने डिक्लेरेशन देना होता है किसी भी सियासी जमात का 2016-17 में, ये वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया नहीं गया था। अच्छा जाहिद यहाँ पर छोटी सी वजाहत कर दूं कि जाहिद आप जो कह रहे हैं कई अरब रुपए, यहाँ जो दिया गया है 1 अरब 64 करोड़ की फिगर दी गई है। आप जो कई अरब कह रहे हैं इसका मतलब है वो बाद की भी फंडिंग उसमें इंक्लूडेड है जो आपने तहकीकात की थी? जी, उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो उस वक्त फिगर्स मैंने हासिल किए थे वो $3 मिलियन के थे एटलीस्ट। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अप्रैल 2017 तक का रिकॉर्ड मौजूद था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, क्योंकि बाद की जो डोनेशंस हैं ये जब ये चीज़ पब्लिक हुई थी तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पार्टीज को वहाँ पर जो इनको डिक्लेरेशन भी वहाँ पर भी देना होता है कि अगर एक साल में जितना ये फंड या डोनेशन जनरेट करते हैं इनको एक स्टेटमेंट वहाँ पर जमा करवाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ या किसी भी मुल्क बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जाहिद, सॉरी आपकी 2017 की जो आप स्टोरी का जिक्र कर रहे हो मेरे सामने, और बिल्कुल जैसे आपने PTI का नाम लिया, APML, PPP और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी। अच्छा PTI का केस तो चलो 8 साल हो गए हैं लेकिन अब रिपोर्ट आ गई है, बाकी तीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था आपके इल्म में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जो पर्टिकुलरली जो दूसरी पार्टीज हैं वो PTI ने ये कहा है कि इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए क्योंकि ये भी डोनेशन रेज करते हैं। और ये बात
सही है कि बहुत सारी सियासी जमातें अपने डोनेशन पाकिस्तानी ओरिजिन के जो लोग होते हैं उनसे वहाँ फंड वगैरह रेज करती हैं, लेकिन उसका जो बैंकिंग रिकॉर्ड है, आया कि ये फंड बैंकिंग चैनल के जरिए आते हैं, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना डिक्लेरेशन देती हैं इलेक्शन कमीशन को, अपने एसेट्स की डिटेल्स, अकाउंट की हर साल इनको देनी होती हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद, तो वहाँ पर किसी भी सियासी जमात ने इस तरह की डिटेल नहीं दी हुई है, जो कि कानून इस पे बिल्कुल क्लियर है जी। तो इसका मतलब है जाहिद, ये स्क्रूटनी कमेटी ने इन पार्टियों का भी जायजा लिया है अब या नहीं, या सिर्फ फोकस पीटीआई पे है? इस कमेटी ने जो रिपोर्ट मैंने अभी तक पढ़ी है, इसलिए इस कमेटी ने कहा है कि इस कमेटी की इतनी कैपेसिटी नहीं थी। कमेटी ने जो कमेटी को दोनों पार्टी की तरफ से या किसी भी सोर्स से जितना मवाद मिला है उसकी अथेंटिसिटी, जो पैरामीटर्स हैं वो इस कानून के अंदर शायद फाल नहीं करते, उससे मजीद काम करने की जरूरत है। यही एक वजह थी कि कमेटी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप हमें एम्पावर करें, हम स्टेट बैंक को लिखें और स्टेट बैंक से रिक्वेस्ट करें कि तमाम ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये स्क्रूटनी कमेटी जो है, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया है कि पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं उनके खिलाफ उनकी भी तहकीकात होंगी, और आज जो है तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शाह खावर, उन्होंने कहा कि जी जनाब इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करें तादम के वो जो है दूसरी रिपोर्ट्स जो हैं वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए, जिसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 8 साल पीपी और टीएलपी। अच्छा 60 साल, वो भी अब सवाल ये है कि 8 साल ये केस चला है, इसको डिले करने की कोशिश भी की गई है, सब कुछ किया गया है, रिजल्ट क्या होगा इसका? क्या ये खतरनाक साबित होगी या नहीं? ज्यादातर लोग कह रहे हैं नहीं, और कह रहे हैं कि जी ज्यादातर तो एथिकल हिट पड़ती है, और पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कोई अगले सेगमेंट में। और सादिक और अमीन का सिलसिला इसमें अटैच होता है या नहीं होता। मैं अगले सेगमेंट के लिए ही लीड इन कर रहा हूँ, उससे तुम करने दिया करो, तो इतना ना करो कि वो सेगमेंट ही याद रहे। अच्छा चलिए ठीक है, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है आज हुक्मरान जमात पीटीआई के ख़िलाफ़, और जिसमें ये कहा गया है कि पीटीआई ने अकाउंट्स जो हैं वो अपने छुपाए हैं, मुकम्मल मालूमात नहीं दी हैं, फॉरेन नेशनल से भी फंडिंग के सबूत लगाए गए हैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट की शक्ल में। तो ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? तो हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद, आप उन्हें सुनते रहते हैं। कमर साहब, ये जो वाक़या है इस तरह के, ज़ाहिर है पहले फॉरेन फंडिंग केसेस में कभी इतनी जो है हमने डेवलपमेंट्स नहीं देखी, इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या सिर्फ रकम जब्त होगी या कुछ भी नहीं होगा? जनाब, इसमें बड़े सीरियस मामला सामने आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रिपोर्टें देख रहे हैं। कल मुकम्मल रिपोर्ट भी पढ़ ली जाएगी, लेकिन असूली तौर पर जो फॉरेन फंड जो ममनुआ जो फंडिंग आ रही है वो बाज़ कंपनियां हैं, और कुछ 40 से 45 कंपनियां हैं, कुछ 26 कंपनियां बता रहे हैं। तो टोटल तो खैर अमाउंट तो बहुत कम है, $1.5-2 लाख का बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 204 है, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉरेन जो नेशनल लोग हों, फॉरेन नेशनल, अगर वो किसी सियासी पार्टी को गाड़ी या ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दे दें तो वो भी ममनुआ में आती है। अब इसके साथ ये तो इंडिविजुअल तरीके से जिसने भी दिया है फॉरेन फंडिंग का, और वो बाकायदा ममनुआ में आ जाता है, तो ममनुआ में आ गया, साबित हो गया कि $1.5-2 लाख जो है वो ममनुआ है, प्रोहिबिटेड है। वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस कानून के मुताबिक कन्फिस्केट कर लेगा, उसको जब्त कर लेगा, भारतीय सरकार जब्त करके स्टेट बैंक के हवाले कर देगा। तो ये तो एक रकम है, खास ज्यादा रकम नहीं नजर आई, $1.5-2 लाख है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस पर हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो हमारे दोस्त हजरात एंकर उनकी नजर नहीं पड़ रही, वो ये है कि 32 करोड़ रुपया जो है वो छुपाया गया है, वो रिकॉर्ड में शो किया गया। तो वो आता है करप्ट प्रैक्टिस के तहत, और बाकी ऐसा बैंकिंग अकाउंट है जो शो नहीं किए कि
जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 53 अकाउंट ऐसे हैं जिनका ज़ाहिर नहीं कर रहे, तो वो भी पोशीदा हालात में आ जाता है, नहीं वो भी हकायक छुपाए गए हैं। अब जो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के पास जो सियासी पार्टी है अपने फंड अपने असासे जमा करवाती है, अगर वो हकायक छुपाए तो वो आ जाती है करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में। अब इन पे तहरीक इंसाफ में 2 मुकदमे बनेंगे। पहला मुकदमा फॉरेन फंडिंग ममनुआ वो ज़ब्त हो जाएगा, और दूसरा हकायक छिपाना। 32 करोड़ रकम मामूली रकम नहीं होती, 1.5-2 अरब रुपया जो आया है उसका हिसाब नहीं मिल रहा, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, और 53 अकाउंट ऐसे हैं जिनकी जो है वो भी छुपाए गए हैं, स्टेट बैंक पाकिस्तान कहता है। और साथ में ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड और कनाडा के बैंकों में भी इनका अकाउंट था, उस तक शायरी दी गई, गैर मुल्की सलामती के बारे में साहब शुरू अगर हम यहाँ से करें कि इलेक्शन ये मुकदमात की बात या जो भी होगा वो तो बात की बात है, क्या इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई करेगा या वो सिफारिश करेगा कि ये अदालतों में केस चलेंगे, या इलेक्शन कमीशन अपने तर्ज पर कोई ऐसी सुनवाई करके ख़ुद से फैसला देगा? सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जब इनके फॉरेन फंडिंग जो है वो जब्त करेगा, और साथ ही इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कि चूँकि फॉरेन फंडिंग मशकूक हो गई है और जो पार्टी के जो फंड आए हैं ये मशकूक हो गए हैं, हक़ाइक़ छिपाए गए हैं, तो इनका जो सिंबल जो है सिंबल वो वापस लिया जा सकता है सेक्शन 215 के तहत। जिसको पार्टी का जो असासे हैं लाइबिलिटी हैं वो अगर इलेक्शन कमीशन जो उसकी फॉरेन जो तस्लीम नहीं करता उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसमें आ जाता है कि फिर उसका सिंबल वापस लिया जा सकता है और उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो तहलील की जा सकती है। अब असूली तौर पर 2013 तक बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे मिनिस्टरों को या बाकी लोगों को निगाह नहीं जा रही कि 2013 के जो इलेक्शन कमीशन में जो जमा करवाए गए हैं पार्टी फंड, और वो पार्टी फंड जो इलेक्शन कमीशन तस्लीम ही नहीं करता उसको रिजेक्ट कर देता है, इसका मतलब है कि वो सिंबल भी उनके हाथ से गया और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी मशकूक हो जाती है, तहलील हो जाती है। ये 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई है। तो वजीर आज़म इमरान खान जो कि खुद पीटीआई के सदर हैं इस वक्त, उनके लिए ज़ाती तौर पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? देखा जी, इमरान खान ने बतौर चेयरमैन पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन में जो पार्टी के जो फंड असासे जमा करवाए उसके नीचे सर्टिफिकेट दिया कि मैं हल्फिया बयान देता हूँ इसमें कोई गैर मुल्की जो है वो फंडिंग नहीं है, और दूसरे मैंने कोई भी हक़ाइक़ नहीं छुपाए, मुकम्मल तौर पर मैं ये डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ। अब वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 32 करोड़ का तो छुपाए हैं और 53 अकाउंट ऐसे हैं जिनके वो भी छुपा दिए गए हैं, तो ये तो उस हलफनामे की भी खिलाफवर्जी हो जाती है। तो कंवर साहब क्या इसका मतलब है एक सेकंड 62-63 का केस बनता है फिर अगर कोई बनाना चाहे तो, क्योंकि पहले भी बहुत चीजों पे इस तरह के केसेस बनते रहते हैं। जनाब ये भी बड़ा मामला है। अब ये मामला इलेक्शन कमीशन तो इस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन है वो अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कहें कि जनाब इन्होंने जो पार्टी का जो जमा करवाए हैं अपने असासे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तहत उसमें इन्होंने जो हलफनामा दिया है उसकी खिलाफवर्जी हो गई, हक़ाइक़ छुपाए गए, 32 करोड़ की रकम ज़ाहिर नहीं हो रही, 53 अकाउंट के ज़ाहिर नहीं हो रहे, न्यूजीलैंड और कनाडा में जो बैंक अकाउंट खोले गए उसके हक़ाइक़ नहीं बयान किए गए, तो वो फिर वो कह सकते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) की जद में आ गए हैं। उसका फैसला नसीब पाकिस्तान करेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 2 ही काम करने हैं, एक तो वो जब्त करेगी ममनुआ जो फंडिंग है, और दूसरा जो है वो चाहे तो अपने विल पावर इस्तेमाल करे तो अपना वो सिंबल भी और पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है तो जब्त करने का क्या तरीका होता है कि वो कहेंगे कि हमें ये वापस करें, स्टेट बैंक में जमा कराएं ये रकम, और स्टेट बैंक जमा और लिखा हुआ उसके अंदर जो हमारा जो सेक्शन 204 में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा की जाए। देखिए एक पार्टी का ममनुआ फंड साबित हो जाता है उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन मशकूक हो जाती है। अच्छा कंवर साहब यही रुकिए, माजी में जब पीपल्स पार्टी या दूसरी पार्टियां ये फंडिंग कर रही थी तो तब भी तो इसके अंदर शेख मौजूद थी 2002 के पॉलिटिकल ऑर्डर के, तो इलेक्शन कमीशन उस वक्त बिल्कुल पहलू तही करता रहा या दूसरी तरफ देखता रहा? वो भी दुरुस्त फरमाया आपने। ये अब जो चल रहा है ना, जो आप हवाला दे रहे हैं ना पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 वो मर्ज कर दिया इलेक्शन एक्ट में जी बिल्कुल 204 में,
सबसे बड़ी अहम बात ये उनका केस भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जो स्क्रूटनी कमेटी है उनको भी 10 दिन का नोटिस दे दिया है, क्योंकि उन्होंने किसी अदालतों से स्टे नहीं लिया। वो दो महीने में या 3 महीने में उनका फैसला भी सामने आ जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ने तो 2.5-3 साल तो स्टे लेती रही ना इलेक्शन कमीशन को चल किया। अब जो स्क्रूटनी कमेटी बनी थी उसमें भी इन्होंने 1.5-2 साल जाया कर दिया। आज फिर जो पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन की मोहलत दी जाए। जब आपके हाथ नीट एंड क्लीन है तो आप मोहलते क्यों ले रहे हैं, स्टे क्यों ले रहे हैं? तो ये मतलब ये मशकूक हो जाता है ना। वो तो बाकी पीटीआई का तो चल रहा है एक तरफ है, लेकिन बाकी जो मुस्लिम लीग नवाज का या पीपल पार्टी का जो है वो ठीक है, वो भी केस सामने आ रहा है। अगर वो भी हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और उन्होंने भी अगर अपने असासे छुपाए हैं तो वो भी उसी जद में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका फैसला 3 महीने में भी हो सकता है और इसका फैसला इलेक्शन के बाद भी हो सकता है, शराइत और ज़वाबित लागू हैं। जी जी, अगर किसी का मूड हुआ तो इसी गहरी बात पर वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं अच्छी वाली फॉरेन फंडिंग के बारे में। वैसे तो जो पिछला साल अभी गुजरा है 2021 पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं साबित हुआ, लेकिन एक खुशखबरी भी थी और मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद की किरण भी है, और ये है पाकिस्तान का स्टार्टअप सीन। पिछले साल 2021 में तमाम जो पाकिस्तानी स्टार्टअप्स जिन्होंने फंड रेजिंग की है, इन्वेस्टर्स के जो राउंड्स होते हैं फंडिंग के, और ज़्यादातर ये फॉरेन फंडिंग ही होती है, उन्होंने $365 मिलियन से ज़ायद पैसे फंड्स जनरेट किए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट जनरेट की है। अच्छा, अब शायद आप कह रहे होंगे कि $365 मिलियन इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन फिर अगर आप 2020 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 4.5 गुना ज़्यादा है। और अगर आप बाकी जितने भी साल गुजरे हैं जब से पाकिस्तानी स्टार्टअप सीन शुरू हुआ है, उन सारी सालों की फंडिंग को आप जमा भी कर दें तो पिछले साल की फंडिंग उससे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो यूं नहीं बल्कि यूं जा रहा है। अब क्या ये हाई वाटर मार्क है, क्या यहाँ से या हमने पीक कर लिया और यहाँ से नीचे ही जाना है, या गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान का जो स्टार्टअप और टेक सीन है हमारी मईशत की एक सुतून बन सकती है या नहीं? इस पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं अभी मुताहिर खान, जो अखबार के लिए भी लिखते हैं ऑन टेक एंड स्टार्टअप्स, और एक डेटा पोर्टल है पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर के लिए, इसका नाम है डेटा दरबार, और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा नाम रखा है फ्रैंकली स्पीकिंग, और उसके को फाउंडर भी हैं। तो वेलकम टू द शो मुताहिर। थोड़ा सा हमें ये बताएं कि पहले तो आप हमें एक थोड़ा सा रैप दें कि 2021 में पाकिस्तानी स्टार्टअप सीन के सबसे बड़े विनर्स कौन थे, क्या खूबियां थी, कितना एक्यूमुलेट फंडिंग जनरेट की है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो बेसिकली इस 2021 में हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि इवन सेकंड क्वार्टर से जो एक फंडिंग का एक बूम आना शुरू हो गया, जो कि 2020 में भी उसकी रेल्स रखे जा रहे थे, मगर वो 2021 के अंदर एकदम से एक्सेलरेट हद से ज़्यादा कर गया, जो शायद मैं या काफ़ी लोग भी आई थिंक इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे। कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इसके एक मेट्रिक हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल $1 मिलियन प्लस राउंड्स कितने होते हैं, तो वो नंबर ऑफ राउंड्स ओवर $1 मिलियन इस बार तकरीबन 50 हुए हैं। 50 राउंड्स वर मोर देन $1 मिलियन और मोर, उसमें तो कुछ ऑब्वियसली $10 मिलियन से ऊपर के भी थे। तो दैट्स अ मैसिव इंक्रीज कंपेयर्ड टू ऑल अदर ईयर्स। पर ना पहले एवरेज टिकट साइज पिछले साल, विच अगेन एवरेजेस आर वेरी मच skewed by the big ticket items, मगर पिछले साल तक एवरेज टिकट साइज पाकिस्तान के स्टार्टअप में होता था तकरीबन $1.36 मिलियन। थोड़ा सा एक वजाहत कर दें, जब आप राउंड्स की बात करते हैं और टिकट साइज की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है आसान अल्फाज में? तो बेसिकली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट जो है एक स्टेजेस में होती है। सबसे पहला स्टेज उमूमन होता है एंजल राउंड। उसके अंदर ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर मैं कोई मीडिया स्टार्टअप खोल रहा हूँ और आपका एक मीडिया में एक्सपर्टीज है, तो आई approach you as a strategic investor who can provide me with the guidance, with the mentorship, और आप थोड़ा सा एक छोटा सा चेक लिख देंगे, आप सबसे जल्दी आएंगे तो you'll get a better stake। ठीक है, फिर ये होता है कि आप
अब एक नया स्टेज डेवलप होना शुरू हो गया, प्री सीड। एंजल के बाद एक प्री सीड हो गया जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। तो रादर देन एंजल लिख रहे हैं या आप लिख रहे हैं, वेंचर कैपिटल्स वगैरह पे जल्दी से जल्दी राउंड्स के अंदर आ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा जल्दी ले रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि पिच डेक के ऊपर इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे होते हैं। तो मैं अगर आज पिच डेक बनाऊं और मैं जाऊं कि मेरा ये आइडिया है, ये साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और उसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट रेज करता हूं तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज प्री सीड राउंड। ठीक है, फिर सीड के ऊपर आते हैं जिसके अंदर इनिशियल प्रोडक्ट होता है, मगर आप प्रोडक्ट मार्केट फिट जिसे कहते हैं, आप बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं अपना आइडिया, उसको टेस्ट करते हैं तो सीड आ जाता है। फिर देन ग्रोथ के ऊपर आप सीरीज ए आते हैं, फिर सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी एंड सो ऑन, मतलब EH तक, FH तक भी चला जाता है। इट रियली डिपेंड्स। पाकिस्तान के अंदर लेटेस्ट जो गई है वो सीरीज सी गई है, आई थिंक गालिबन जमीन की जो और रोजी की। ज़मीन.com, ये जो आप बात कर रहे हैं जिसमें वो रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त की बात होती है। अच्छा, अब जाहिर है कि जब हम बात करते हैं स्टार्टअप्स तो ये एक बहुत ब्रॉड किस्म की टर्म है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स और किस्म की कंपनीज आती हैं। जैसे कि एक तो हो गया ई-कॉमर्स, खरीदो फरोख्त, अब या वो ज़मीन की हो या जैसे दराज में होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर फाइनेंशियल टेक कंपनीज आती हैं। तो अगर हम देखें इसको सेक्टर करके, कौन से सेक्टर है पाकिस्तान में, और कंपनीज फिर मैं बाद में आऊंगा, जिसने सबसे ज्यादा फंडिंग हासिल की 2021 में? सही, 2021 के अंदर सबसे ज्यादा ई कॉमर्स ने की है, तकरीबन $174 मिलियन रेज किए हैं। मगर जो बुनियादी फर्क आया है 2020 के मुकाबले में, ये आया है कि 2019 और 2020 दोनों में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, जिसमें बाइकें ऐसी कंपनीज का शुमार होता है, वो फंड रेजिंग करी। ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 2019 और 20 के अंदर सबसे ऊपर होता था सेक्टर वाइज टैली के अंदर अमाउंट में। 2021 में जो हुआ है ये अमाउंट वाइज ई कॉमर्स सबसे ऊपर है, और नंबर ऑफ राउंड्स वाइज, जिसे हम डील काउंट कहते हैं, डील काउंट वाइज सबसे ऊपर आ गया है फिनटेक, जो कि पिछले साल से बहुत एक बड़ी तब्दीली आई है, और फिनटेक सेकंड लार्जेस्ट है अमाउंट से भी। तो फिनटेक के अंदर एक बहुत ज्यादा ग्रोथ आई है, तकरीबन सब में ही आई है वैसे 5-6x ग्रोथ तो हर तकरीबन सारे बड़े सेक्टर्स में ही आ रही है। बट ये क्योंकि फिनटेक के अंदर भी खासतौर पे ये हुआ है कि कुछ इकदाम थे स्टेट बैंक के, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के, जिसकी वजह से कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हुई थी, कुछ लाइसेंसिंग रिजीम आए थे जिसके तहत कुछ स्टार्टअप्स आए और उन्होंने फंड रेजिंग की। तो ये ई कॉमर्स, फिनटेक और फिर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अब थर्ड प्लेस पे आ गया है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो इसमें एक नाम हमें बार बार सुनने को मिलता है और वो है एयरलिफ्ट। इनफैक्ट अभी अगर आपने नोटिस किया होगा, जब हम ऑफिस भी आ रहे थे तो उनका एक शॉप फ्रंट भी वहाँ था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे आता है इन्वेस्टर्स का? अच्छा, तो इसके आई थिंक 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमें वो करना चाहिए कि जब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं तो वो उमूमन ग्लोबली जैसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उस हिसाब से पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। ऑब्वियसली उस सतह पे नहीं, अगर उसकी तो कुछ सेक्टर्स हॉट होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट ग्लोबली वेंचर कैपिटल जब डाल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी एक्सपोजर ले लेते हैं। तो एयरलिफ्ट जो है ग्रोसरी डिलीवरी की, अगर हम स्टार्टअप्स देखें तो पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1.5 साल कोविड के बाद से एकदम से ज्यादा इसके अंदर कुछ डील्स भी बड़ी हुई हैं। क्विक कॉमर्स के अंदर उबर जैसे प्लेयर्स भी घुसे हैं। इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी, नए प्लेयर्स भी बिल्कुल आए हैं। टर्की का एक बहुत बड़ा प्लेयर है गेटीर, जर्मनी में आई थिंक एक यूनिकॉर्न बना है विद इन 8 months और 9 months। यूनिकॉर्न बेसिकली प्राइवेट $1 billion की प्राइवेट वैल्यूएशन। तो वो इस तरह, ये तो ग्लोबली ये ट्रेंड चल रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जनरली उमूमन ये पिच होती है स्टार्टअप्स की कि पाकिस्तान की आबादी इतनी बड़ी है, ये चीज़ अभी मैसर नहीं है, ये तो इतने लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया, इतने लोगों के पास इंटरनेट हो गया, तो मोर और लेस ये पिच चल रही होती है। फिर नंबर ऑफ राइडर्स, ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर बाइक्स की पेनिट्रेशन, बाइक्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्टअप्स जनरली, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली आके पिच में क्या कहते हैं, बट दे कैन वाउच के ये सप्लाई साइड उनके लिए बिल्ड करना निस्बतन आसान होगा। डिमांड साइड पे उमूमन ये लोग करते हैं कि टू इंश्योर दैट दे हैव द गुड्स, दे बाय इन्वेंट्री एंड देन सेल इट themselves। तो उसके लिए वो डार्क स्टोर्स बनाते हैं। ये फूड पांडा भी यही कर रहा है पांडा मार्ट के थ्रू। तो ये ग्लोबली बहुत ग्लोबल फिनोमेना है और पाकिस्तान उसको ग्लोबल फिनोमेना है, पाकिस्तान भी उसी लहर में, मतलब आप समझें कि चल रहा है। सवाल ये बनता है कि मुस्तकबिल में हम क्या देखेंगे? क्या ये एक बबल है या इसको हम सस्टेन कर सकते हैं? अभी एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद इस चीज़ पर बात करें।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बूमिंग स्टार्टअप सीन के बारे में। हमारे साथ मुताहिर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुताहिर, अब जाहिर है कि अगेन बहुत एक कामयाब साल रहा है 2021 का। 365 से 65 मिलियन डॉलर से ज़ायद इन्वेस्टमेंट आई है। मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये सस्टेनेबल है, या जैसे ही एक ग्लोबली कभी कभी एक बबल चलता है, लहर चलती है कि जी इसमें सब पैसे डाल दें, हम भी डाल देते हैं, और फिर वो टेपर ऑफ हो जाती है। इस साल के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? तो इस साल के लिए, जहां तक इस साल की बात है, तो मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि इस साल तो बढ़ेगा, क्योंकि दो तीन चीजें हैं कि नंबर वन, वेंचर कैपिटल जो है एज एन एसेट क्लास पिछले कुछ अरसे में बहुत इवॉल्व करके बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, और तो उस हिसाब से टिकट साइजेस भी बड़े हो गए हैं। जल्द वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले वेंचर कैपिटल के प्रोसेसेस थोड़े लंबे थे, थोड़े मुश्किल थे। अब जो है तो अब ये हुआ है कि जब आप यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लिक्विडिटी है वो वेंचर कैपिटल की तरफ आई है, क्योंकि वहाँ बाकी एसेट क्लासेस के अंदर इतने रिटर्न्स नहीं थे, और वीसीज जो हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स देते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो ये एक अट्रैक्टिव एसेट क्लास थी। अब अगर इन्फ्लेशन जिस तरीके से यूएस के अंदर बढ़ रही है, अगर अगेन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कितने बढ़ेंगे वो पाकिस्तान में है कि 13-25 पे चले जाए, मगर अगर बढ़े तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ कैपिटल जाए, बट इट्स अनलाइकली कि इस साल के अंदर जाए। अब दूसरी बात ये ग्लोबली वेंचर कैपिटल की बात हो रही है। मसला ग्लोबल ट्रेंड्स, पाकिस्तान के कुछ अलग मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारा पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है अर्ली स्टेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल प्री प्रोडक्ट कंपनी जो अभी रोल आउट नहीं की है, जो रेवेन्यू नहीं बना रही कोई, वो अगर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन कमांड कर रही है, तो नाउ वंस इट रोल्स आउट द प्रोडक्ट, इट विल हैव टू लिव अप टू दोस वैल्यूएशंस। उसको वो नंबर्स देने पड़ेंगे, और वो नंबर्स देने के लिए आपकी अगर कंज्यूमर मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है तो आपकी कंज्यूमर मार्केट इस तरीके से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बेशक पाकिस्तान की एक जो डिजिटल वर्सेस रिटेल का पाई जो है वो तो बिल्कुल बदल रहा है, उसकी वजह से डिजिटल के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी, मगर ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी, आपने खुद शुरू किया कि इकोनॉमी वाइज कोई अच्छा साल नहीं रहा, मैक्रो इकोनॉमी वाइज, तो वो मसाइल अभी भी हमारे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी स्टार्टअप आता है कंजम्पशन ड्रिवन, तो और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही हो, डॉलर की रुपया गिर रहा हो, तो वो परचेजिंग पावर कम होती रहेगी, तो स्टार्टअप कहाँ से किस पैसे कहाँ से कमाएगा ताकि वो जो इन्वेस्टमेंट मिली है वो जस्टिफाई हो सके। अच्छा मुताहिर, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपके ख्याल में हमें वेंचर करना चाहिए और यहाँ नहीं हो रहा, जहाँ तक प्रॉपर्टी है या सर्विसेज हैं, फूड पांडा की आपने मिसाल दी, ई कॉमर्स की मिसाल दी, इनको छोड़ के भी बहुत से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमें देखने की ज़रूरत है, तो वो कुछ बताएंगे आपके ख्याल में? अच्छा, पाकिस्तान के एक जिसके अंदर थोड़ी सी झलक दिखी है हमें इस साल, वो ये है कि एग्रीटेक के अंदर, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, 2-3 डील्स हुई हैं इस साल, जो कि और रीजनेबल साइजेस की हुई हैं। एक 6.5 मिलियन की हुई और एक अच्छे साइज की 1.5 मिलियन की हुई। तो वो एग्रीकल्चर एक सेक्टर है इसके अंदर, अगेन हम लोगों का हमारे बहुत मसाइल हैं, मगर यहाँ पे मसला ये आता है कि वेंचर कैपिटल की अप्रोच जो होती है वो प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स के ऊपर होती है, जो कि बेसिकली चैनल दे रहे हैं एग्जिस्टिंग जो रिटेल के ऊपर काम हो रहा है या जो ब्रिक एंड मॉर्टर के थ्रू काम हो रहा है उसको ऑनलाइन ले रहा था। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल भी हो जाते हैं, तो वहाँ पे शायद वेंचर कैपिटल उस हद तक किरदार अदा ना कर सके। यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होंगी। तो लेकिन अगर हम इसी के अंदर बात करें विद इन वीसी स्पेस के अंदर, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है एज अ होल, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जिसे हम कहते हैं, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकती है या लोकली फोकस्ड हो सकती है, वो हमारी बहुत छोटी है। हमारे पास बहुत गिनती के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जो कि बाहर यूज़ हो रहे हैं, जिसके लिए अगेन सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस होता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं करने पड़ते, बहुत ज़्यादा आपको कैश बर्न नहीं करना पड़ता, बट यू कैन स्टिल बिकम अ मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी। अच्छा, अब ये जो सवाल है ना, सॉरी मुताहिर, अब ये इंटरेस्टिंग है, जब आपने एग्रीटेक की बात की तो शायद आपका इशारा ताज़ा जैसे कंपनीज की तरफ है। उनके बिल्कुल उनके जो को फाउंडर हैं उनके साथ भी हमने बात की थी पिछले साल, वैसे हालांकि पिछले हफ्ते की बात हो रही है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो सारे पैसे आ रही है वेंचर कैपिटल, मोस्टली फॉरेन मनी है, मोस्टली अमेरिकन या यूएस से आती है।
अब हमारे यहाँ भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप देखते हैं कि या तो वो कहीं बाहर शिफ्ट कर देते हैं, या तो फिर अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो कहते हैं ना जो अनप्रोडक्टिव या जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, कि प्लॉट्स खरीद लिए या फाइल खरीद ली या स्टॉक मार्केट में खरीदो फरोख्त कर ली, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ली। क्या वजह है कि अभी तक हम ये नहीं देख रहे कि लोकल फंडिंग भी पिकअप हो रही है, या अगर हो रही है तो शायद मुझे इल्म नहीं है, इस पर कोई रोशनी डाल सकते हैं आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं बहुत ही कम है। तो अगर हम लोकल इन्वेस्टर्स में भी, बल्कि जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो फैमिली बिजनेसेस से एसोसिएटेड नहीं है। तो इस साल सबसे ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर जो था, जो मैंने मेंशन किया, ज़ेन कैपिटल था। तो ज़ेन का फैमिली बिजनेसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स नॉट अ लेगेसी ग्रुप, बिल्कुल नया ग्रुप है वो। तो लेगेसी के अंदर आई थिंक इकलौता जो एक्टिव है वो फातिमा गोभी है, फातिमा ग्रुप का। मगर उसके अलावा HBL ने थोड़ी सी कोशिश की, JS ने थोड़ी सी कोशिश कर रहा है, बट 3-4 नाम है, मतलब इससे ज्यादा नाम नहीं है हमारे पास जो कि हम कह सकें कि ये बिजनेसेस हैं। इंडिया के अंदर हम मिसाल के तौर पर रिलायंस का अपना वेंचर्स है, महिंद्रा ग्रुप का अपने वेंचर्स है, प्रेमजी फाउंडेशन, प्रेमजी की बिल्कुल। तो वो सब अपनी, तो फैमिली ऑफिस यहाँ एज सच नहीं है, जो कि, और उससे होता है कि ये इस तरह की कंपनीज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क बना के बैठी होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बना के बैठी हुई होती हैं, फॉर एग्जांपल FMCG के अंदर या इस तरह के बाकी एरियाज के अंदर। तो ये अगर इन्वेस्ट करें तो ये बहुत ग्रोथ कैपिटल दे सकती हैं, सॉरी मुताहिर, यहाँ पे शो का वक्त खत्म है। तो ये था पाकिस्तान की स्टार्टअप सीन के एक बर्ड्स आई व्यू। उम्मीद यही है कि आगे जाते हुए इसमें मजीद हम तरक्की देखेंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।